Hello students, now myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start another topic name is basic step procedure for solving numerical problem which is related to crossing of network. लास्ट टाइम हमने इसकी बेसिक थ्योरी स्टडी करी थी. अब हम यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑफ क्रॉसिंग ऑफ नेटवर्क. तो फर्स्ट स्टेप्स जो हम स्टार्ट करते हैं वो ये है आपका डिटरमाइन नॉर्मल प्रोजेक्ट completion time and critical path. ठीक है, तो पहली स्टेप्स तो आपकी बिल्कुल सिंपल है. अगर आपने लास्ट क्लास में सीपीएम मेथड को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम जो भी क्रॉसिंग ऑफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले लेक्चर जो मैंने आपको क्रिटिकल पाथ मेथड के जो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं. तो पहली स्टेप्स क्या है, डिटरमाइन द नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड क्रिटिकल पाथ. तो पहले हम सबसे पहले कोई भी नेटवर्क डायग्राम है उसका क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं. और आपको पता है क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए हमें क्रिटिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है. और क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम और कॉस्ट को कंज्यूम करता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है फाइंड आउट कॉस्ट स्लोप फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो क्रिटिकल जो कॉस्ट स्लोप जो हम फाइंड करते हैं जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला था हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था सीसी माइनस सी एन अपॉन टी एन माइनस टी सी. ठीक है, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला था क्रॉसिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रशिंग टाइम. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें क्रिटिकल एक्टिविटी पर अप्लाई करना होता है. ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि ये आपका कोई भी नेटवर्क है. ठीक है, नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद जब हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं तो क्रिटिकल पाथ जैसे कि मान लो कि क्रिटिकल पाथ इसका यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है 1 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. ये आपका क्रिटिकल पाथ है. मीन्स क्रिटिकल पाथ मीन्स ये क्रिटिकल एक्टिविटी मिलकर इस क्रिटिकल पाथ को क्रिएट करते हैं. अब क्रिटिकल पाथ जो आपका 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 8. अब हमें क्या करना है कि कॉस्ट स्लोप जो फाइंड करना होता है पूरे नेटवर्क में. अब ये जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 to 8 ये जो पाथ है ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ. और इसके अलावा यहाँ पर जो दिख रहा है 2 से 3, 3 से 4, 5, 5 से 7 ये है नॉन क्रिटिकल पाथ. तो हमें फोकस किसको करना है, क्रिटिकल पाथ को ही फोकस करना है. मीन्स क्रिटिकल एक्टिविटी पे ही हमें कॉस्ट स्लोप अप्लाई करना है. मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटी, 1 से 2, फिर आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 और 7 to 8. तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल एक्टिविटी हर एक क्रिटिकल एक्टिविटी पर कॉस्ट स्लोप फाइंड करना होता है. तो कॉस्ट स्लोप की आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. ठीक है, एक टेबल में. तो अब तो ये सेकंड स्टेप आपकी हो गई कि फाइंड आउट कॉस्ट स्लोप फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी. अब प्रश्न ये है कि हमें जो कॉस्ट स्लोप है वो क्रिटिकल एक्टिविटी पे ही क्यों अप्लाई करना होता है. उसका रीजन ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पर कॉस्ट स्लोप को अप्लाई करूंगा तो उससे मेरा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और मेरे प्रोजेक्ट के टोटल ड्यूरेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, ओनली फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी के पे ही हम इसका फोकस करेंगे कॉस्ट स्लोप का. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप्स जो होती है हमारी आइडेंटिफाई lowest cost slope
and crush that activity. अब हमें क्या करना होता है कि जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया कि ये एक्टिविटीज़ है मेरे पास, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी। यहाँ पे हमने कॉस्ट स्लोप फाइंड किया। जैसे कि मान लो मुझे कॉस्ट स्लोप की जो वैल्यू मिलती है, जैसे कि सपोज इसका मिल रहा है 200, इसका मुझे मिल रहा है 100, फिर इसका मुझे मिल रहा है 150, इसका मुझे मिल रहा है 125, 120 और इसका मुझे मिल रहा है 250। तो ये कॉस्ट स्लोप की वैल्यू है। अब इसमें मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी पर मुझे कॉस्ट स्लोप सबसे कम मिल रहा है। जैसे कि कॉस्ट स्लोप मुझे मिल रहा है 100, यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, तो मुझे पहले 2 to 4 पर यहाँ पे इससे क्या करना होगा, क्रश करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट स्लोप क्या है 100, तो हम पहले किसको टारगेट करेंगे 2 to 4, तो 2 to 4 वाली एक्टिविटी को मुझे क्रश करना होगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई लोएस्ट कॉस्ट स्लोप एंड क्रश दैट एक्टिविटी। और उसके बाद फोर्थ स्टेप्स क्या है, पहले तो कॉस्ट स्लोप और आइडेंटिफाई को क्रश करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके टोटल कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। और टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे ये तो आपको मैंने बता चुका हूँ। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था डायरेक्ट कॉस्ट और प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसके बेस पर हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये स्टेप होने के बाद फिर हम फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे किसके लिए, क्रॉस द नेक्स्ट लोएस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। उसके बाद फिर हम, जैसे कि अभी हमने देखा, अभी हमने लोएस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी थी 100, उसके बाद फिर हम लोएस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी देखेंगे 120 कहाँ पे आ रहा है 6 to 7, तो फिर हम बाद में इसको क्रश करेंगे और उसके साथ सेम कंडीशन पर हम टोटल कॉस्ट उसकी फाइंड करेंगे, जैसे हमने फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में किया। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी आप एक्टिविटी को, क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रश करते हो, तो हो सकता है कि जब आप इसका टोटल ड्यूरेशन फाइंड करते हो तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो दूसरी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन भी क्रिटिकल एक्टिविटी के ड्यूरेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि अगर कोई भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी के इक्वल हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो हमारे एक्चुअल क्रिटिकल एक्टिविटी के ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो क्वेश्चन में हमारे को जो दिया रहेगा कि उस पर्टिकुलर डेज से या पर्टिकुलर वीक्स पे हमको जो उसको रिडक्शंस करना होगा या क्रश करना होगा, हम उसको क्रश नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें फिर अल्टरनेट दूसरा क्रशिंग ऑप्शंस ढूंढना होगा। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप्स क्या है, स्टॉप this procedure when lowest total cost is obtained। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, स्टॉप दिस प्रोसीजर व्हेन लोएस्ट टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड। अब हम स्टेप बाय स्टेप जब इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को हम क्रश करते जाएंगे और हम देखेंगे कि अब उससे ज़्यादा क्रशिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हमें, जैसे कि मान लो हमने फोर्थ स्टेप में, जैसे कि हमने ये स्टेप में किया कि तीसरा स्टेप देखा कि 150 लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, अभी हमने इसमें भी क्रश किया, लेकिन क्रश करने के बाद क्या देखते हैं कि थर्ड स्टेप में इसकी जो कॉस्ट थी वो हमारी टोटल प्रोजेक्ट का जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला के वो कॉस्ट होती थी हमारी 20,050 रुपीज़। बट अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो जब हम इसको फोर्थ स्टेप में जब क्रश करते हैं तो फर्दर वो कॉस्ट बढ़कर 20,075 हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि अब इसकी जो पॉसिबिलिटी लोएस्ट कॉस्ट 20,050 से ज़्यादा की नहीं है, क्या इससे ज़्यादा हम इसको क्रश नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो इसके साथ ये इसकी बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे
तो ये स्टेप्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल में इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं, आपको 1 बाय 1 स्टेप जितनी, वो सारी की सारी स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके साथ हमारा जो बेसिक स्टेप प्रोसीजर फॉर क्रॉसिंग ऑफ नेटवर्क कंप्लीट हुआ।